विकास के बड़े बड़े वादे हम सुनते हैं। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, विशाल बांध, ये सब देखकर लगता है कि हाँ, तरक्की हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब अगस्त सितंबर 2025 में वो भयानक बाढ़ आई तो एक अलग ही तस्वीर सामने आ गई। सही कहा। और सवाल उठने लगे कि क्या ये जो विकास हो रहा है इसकी नींव कहीं कमजोर तो नहीं, और शायद सबसे बड़ा सवाल, इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है। बिल्कुल यही सवाल आज हमारे सामने है और इसी को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। ज़मीनी अध्ययन हैं, समाचार रिपोर्टें हैं, कुछ अकादमिक शोध भी हैं और मानवाधिकार संगठनों की पड़तालें भी हैं। हाँ, ये सब हमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और नर्मदा घाटी जैसे इलाकों में ये जो बड़े बांध और खनन परियोजनाएं चल रही हैं ना, उनके गहरे असर को समझने में मदद करते हैं। अच्छा। ये स्रोत मतलब इसमें रॉयटर्स, एपी न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी खबरें भी हैं और काउंटर करंट्स, इंडिया स्पेंड और बिजनेस इन ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर्स जैसी जगहों की थोड़ी गहराई वाली रिपोर्टें भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एक काफ़ी कह सकते हैं जटिल कहानी बताते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से कोशिश करेंगे कि इस कहानी की परतें खोलें। हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो विकास का मॉडल चल रहा है, इसका जमीन पर असर क्या है? क्या इसका बोझ कुछ खास लोगों पर ही पड़ रहा है? और क्या हमारे सिस्टम में, मतलब व्यवस्था में ही, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो ये सब होने दे रही हैं? चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं विकास के उस पहलू से जिसे अक्सर हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़े पैमाने पर पानी और खनिजों से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हें अक्सर देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी बताया जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन इनका जो सीधा असर पड़ता है वो पड़ता है उन जंगलों पर, उन नदियों पर और उन समुदायों पर जो सदियों से वहीं रह रहे हैं। खासकर मतलब आदिवासी और वो लोग जो जंगल पर ही निर्भर हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो एक तरफ विकास का दावा हो गया और दूसरी तरफ पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये विरोधाभास सा क्यों लगता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। स्रोत जो हैं वो यही बताते हैं कि अक्सर इन प्रोजेक्ट्स की जब योजना बनती है तो उस वक्त स्थानीय पर्यावरण और लोगों की जरूरतों को शायद उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि आर्थिक फायदों को। अच्छा। नतीजा क्या होता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, नदियों का जो कुदरती बहाव है उसमें रुकावट आती है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम उस पर बुरा असर पड़ता है। और फिर जब जमीन ली जाती है प्रोजेक्ट के लिए तो लोगों का सिर्फ घर नहीं छूटता, हाँ। उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, उनका पूरा जीवन जीने का तरीका सब कुछ दांव पर लग जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा भी, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका, ये तो मतलब दशकों से चल रहा है ये सब। जी हाँ। लेकिन ये जो हाल में बाढ़ आई, उसने जैसे इस समस्या को और ज्यादा उभार दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। अगस्त सितंबर 2025 की जो बाढ़ें थीं, वो सिर्फ कह सकते हैं मौसम का कहर नहीं थी। उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी योजनाओं की जो कमियां हैं, उनको भी बिल्कुल सामने ला दिया। जैसे? आप उत्तर भारत को देखिए, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाके। सितंबर की शुरुआत में जो जबरदस्त बारिश हुई, उससे यमुना और दूसरी जो हिमालयी नदियां हैं, वो उफान पर आ गईं। हाँ, खबरें तो थीं। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया, लोगों को निकालना पड़ा, सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। और रॉयटर्स और एपी न्यूज़ जैसे स्रोतों की रिपोर्टें ये भी बताती हैं कि इसमें सिर्फ बारिश का ही दोष नहीं था, अच्छा। बल्कि जो खराब ड्रेनेज सिस्टम है और बांधों से पानी छोड़ने का जो प्रबंधन था, उसमें गड़बड़ी, उसने भी हालात को और बिगाड़ा। और छत्तीसगढ़ का क्या हाल था? वहां भी तो शायद काफी तबाही हुई थी। हाँ, छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में मानसून ने बहुत कहर बरपाया। अगस्त सितंबर में अचानक बाढ़ आई, पानी भर गया, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बाप रे। उन्हें राहत शिविरों में रहना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें बर्बाद हो गईं। और एक और दुखद बात सामने आई कि कई लोगों के जो जरूरी दस्तावेज थे, जैसे जमीन के कागजात वगैरह, वो भी बाढ़ में बह गए। ओह, तो फिर मुआवजे में तो और दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल। उससे बाद में मुआवजा पाने में उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये वाकई बहुत चिंता की बात है। और नर्मदा घाटी, वहां तो बांधों को लेके विवाद काफी पुराना है। नर्मदा घाटी की कहानी भी हाँ कुछ ऐसी ही है। सालों से सरदार सरोवर जैसे जो बड़े बांध हैं, उनको लेकर विस्थापन की, पर्यावरण के नुकसान की और अधूरे पुनर्वास की शिकायतें लगातार आती रही हैं। 2025 के मॉनसून से पहले भी काउंटर करंट्स जैसे मंचों पर विशेषज्ञ ने मतलब चेतावनी दी थी कि नर्मदा बेसिन में बांधों में जरूरत से ज्यादा पानी जमा किया जा रहा है और उनका जो ऑपरेशन है वो ठीक नहीं है। अच्छा, पहले से चेताया था? जी हाँ। नतीजा क्या हुआ? मॉनसून में जब पानी छोड़ा गया या बांधों वो फ्लो हुए तो घाटी के कई हिस्सों में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया, बाढ़ आ गई।
कुछ रिपोर्ट्स में तो महेश्वर जैसे प्रोजेक्ट्स जो पहले से काफी विवादों में थे, उन्हें बंद करने तक की सलाह दी गई थी। बाप रे, इसका मतलब ये आपदाएं एकदम अचानक नहीं आईं, मतलब खतरे की घंटी पहले से बज रही थी। निश्चित रूप से बिल्कुल बज रही थी। और यहाँ पर सांड्रिप यानी साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल जैसे संगठनों का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये संस्था सालों से नदियों, बांधों और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके मुद्दों पर बहुत गहराई से नजर रखती है। सांड्रिप और ऐसे ही दूसरे समूहों ने बार बार चेताया था। क्या चेताया था? कि हमारे बांधों के रखरखाव में कमियां हैं, नदी घाटियों में जरूरत से ज्यादा निर्माण हो रहा है और जंगलों की जो कटाई हो रही है उसके साथ मिलकर ये सब आने वाले खतरों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इन चेतावनियों पर लगता है ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये तो एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर उभर रही है। चलिए अब कुछ खास इलाकों की स्थिति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। झारखंड से शुरू करें। वहाँ कोयला खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, झारखंड का चाहे सिंहभूम इलाका हो या हजारीबाग का पकड़ी बरवाड़ी क्षेत्र, यहाँ कोयला खनन के लिए आदिवासी समुदायों का विस्थापन दशकों से चला आ रहा है। दशकों से? जी हाँ, 2024-25 की इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट है और कुछ अकादमिक शोध भी हैं जो SSRN जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। वो बताते हैं कि विस्थापन और पुनर्वास के जो नियम कानून बने हुए हैं ना, हाँ। वो जमीन पर ठीक से लागू नहीं होते हैं। लोगों को या तो मुआवजा मिलता ही नहीं या फिर इतना कम होता है कि उससे गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। उनकी खेती की जमीन चली जाती है, जंगल से जो उनकी रोजी रोटी जुड़ी थी वो छिन जाती है। तो लोग चुप रहते हैं या विरोध भी करते हैं? नहीं, विरोध बिल्कुल होता है, लगातार होता है। पकड़ी बरवाड़िया का ही उदाहरण ले लीजिए। जून 2025 में वहां के जो विस्थापित ग्रामीण थे उन्होंने खनन का काम रोक दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे। दी पॉलिस प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस झारखंड.com जैसी वेबसाइट्स पर छपी रिपोर्टें यही दिखाती हैं कि जब लोगों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो आवाज उठाते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं। यहीं पर मुझे बस्तर के एक विस्थापित ग्रामीण की बात याद आ रही है जो एक रिपोर्ट में थी। उन्होंने कहा था, हमारी जमीन खनन के लिए ले ली गई, अब बार बार बाढ़ में फंसते हैं। कागज में हमने मुआवजा पड़ा पर असल में हमारी झोपड़ी चली गई। ओ, ये तो बहुत दिल दुखाने वाली बात है। हाँ, ये शब्द दिखाते हैं कि मुआवजे के जो वादे होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है उसमें कितना बड़ा फासला हो सकता है। और इसका ये जो खनन हो रहा है, इसका बाढ़ जैसी आपदाओं से क्या कोई सीधा कनेक्शन है? कनेक्शन है और बहुत गहरा है। देखिए, जब खनन के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं, जमीन खोदी जाती है तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है। सही बात है। बारिश के पानी को सोखने की, रोकने की जो जमीन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। फिर जब मानसून में भारी बारिश होती है तो यही पानी बहुत तेजी से बहता है, अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाता है और इससे अचानक बाढ़ या फिर भूस्खलन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और आप सोचिए, जो समुदाय पहले ही विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं वो इन आपदाओं का सामना करने के लिए कितने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। उनके पास साधन भी कम होते हैं। हाँ, ये बात तो है। अब जरा छत्तीसगढ़ के बस्तर का रुख करते हैं। वहां भी खनन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन शायद वहां सुरक्षा अभियानों का भी कुछ असर है। बस्तर की स्थिति हाँ थोड़ी और भी जटिल है। एक तरफ तो लौह अयस्क जैसे खनिजों के लिए बड़ी बड़ी खनन परियोजनाएं चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं। दूसरी तरफ वहां सरकारी सुरक्षा बलों के अभियान भी जारी हैं। और इन सब के बीच पिस रहे हैं वहां के आदिवासी समुदाय। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर यानी BHRC, जो व्यापार और मानवाधिकारों पर नजर रखता है, और ICCA कंसोर्टियम, जो स्वदेशी समुदायों और उनके इलाकों के लिए काम करता है, इनकी 2024-25 की रिपोर्टें बताती हैं कि खनन परियोजनाओं का पर्यावरण और समाज पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। और सुरक्षा अभियानों का क्या असर है? सुरक्षा अभियानों की वजह से भी लोगों को अपने गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है, विस्थापित होना पड़ रहा है। तो दोहरा विस्थापन झेल रहे हैं लोग, कुछ हद तक कह सकते हैं। और फिर जो हाल में बाढ़ आई उसने हालात को और बिगाड़ दिया। हाँ, वो तो है ही। अगस्त-सितंबर 2025 की बाढ़ ने दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे जिलों में बहुत तबाही मचाई। हिंदुस्तान टाइम्स और बिग न्यूज नेटवर्क की खबरें बताती हैं कि लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा। कई जगहों पर पुल बह गए, सड़कें टूट गईं, जो छोटे मोटे बांध थे वो भी नाकाम साबित हुए। इससे ये भी पता चलता है कि वहां का जो बुनियादी ढांचा है वो कितना कमजोर है। कुछ स्थानीय नेताओं ने भी माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपदा के समय बहुत भारी पड़ी। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि जिन इलाकों में खनन ज्यादा हो रहा है, पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, वहीं बाढ़ का असर भी ज्यादा गंभीर दिख रहा है? इसे सिर्फ संयोग कहना थोड़ा मुश्किल लगता है।
जैसा कि आईसीसीए कंसोर्टियम और द क्विंट की रिपोर्टों में भी इशारा किया गया है, ये जो खनन का दबाव है और जंगलों का जो विनाश हुआ है, उसने बस्तर की जमीन की पानी सोखने की क्षमता को यकीनन घटा दिया है। अच्छा। नतीजा ये है कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं, वो एक तरह के तिहरे संकट का सामना कर रहे हैं। एक तो पहले से वहाँ संघर्ष की स्थिति है, फिर खनन और सुरक्षा अभियानों से विस्थापन, और अब ये विनाशकारी बाढ़, ये सब मिलकर परिवारों को तबाह कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात है। और तीसरा उदाहरण आपने नर्मदा घाटी का दिया था। वहाँ बांधों का प्रबंधन कैसे इन समस्याओं से जुड़ा हुआ है? नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर और दूसरी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, वो तो शुरू से ही विवादों में रही हैं। विस्थापन, पर्यावरण को नुकसान और मुआवजे को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। हाँ, ये तो सुना है। काउंटर करंट्स जैसे मंचों पर जो लेख छपे हैं, उनमें तो महेश्वर जैसी परियोजनाओं के लंबे समय तक चलने पर ही सवाल उठाए गए हैं। उन्हें नदी प्रबंधन की खामियों का एक तरह से प्रतीक तक बताया गया है, और कुछ लोगों ने तो उन्हें बंद करने तक की बात कही है। प्रभावित परिवारों का दर्द भी इन रिपोर्ट्स में सामने आता है। जैसे एक रिपोर्ट में किसी ने कहा, हमारी नदियों की धार बदली, पीछे गांव रहता था, अब हमारे बच्चे अस्पतालों में हैं। ओह! ये सिर्फ विस्थापन की कहानी नहीं है, ये बदले हुए पर्यावरण और लोगों की सेहत पर उसके असर की भी कहानी है। सही बात है। और फिर 2024-25 की जो असामान्य बारिश हुई, उसने इन बांधों के प्रबंधन के जो जोखिम थे, उनको और ज्यादा उजागर कर दिया। जलाशयों में कितना पानी रखना है, कब और कितना पानी गेट खोलकर छोड़ना है, इन फैसलों में जो कथित चूक हुई या कहिए प्रोटोकॉल की कमी थी, उसने निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया। अच्छा। सैंडिप और काउंटरव्यू.नेट जैसे मंचों पर बार बार बांधों की सुरक्षा पर, उनके पानी छोड़ने की क्षमता पर, जिसे स्पिलवे कैपेसिटी कहते हैं, मतलब बांध से सुरक्षित रूप से कितना अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है, और पूरे नदी बेसिन को ध्यान में रखकर योजना बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो तकनीकी और मानवीय चेतावनियां थीं, उन्हें अक्सर अनसुना कर दिया गया। ये सब सुनने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आ रहा है। अगर इन प्रोजेक्ट से इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आखिर इनसे फायदा कैसे हो रहा है और नुकसान कौन उठा रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो स्रोत हमारे पास हैं, वो बताते हैं कि मुख्य फायदा बड़ी कंपनियों को होता है, जो खनन कंपनियां हैं, स्टील बनाने वाली, बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, और जो बांध और नहरें बनाने वाले बड़े ठेकेदार हैं। अच्छा। उन्हें सस्ते में जमीन मिल जाती है, खनिजों से उनकी कमाई होती है, बिजली उत्पादन से मुनाफा होता है। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर और द पोलिस प्रोजेक्ट की रिपोर्टें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकारी नीतियां भी अक्सर इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए राह आसान बनाती हुई दिखती हैं। और नुकसान? वो तो जाहिर है स्थानीय समुदायों के हिस्से ही आता होगा। हाँ, सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं आदिवासी और जंगल पर निर्भर समुदाय, छोटे किसान और इन परियोजनाओं में जो अस्थायी मजदूर काम करते हैं वो लोग। उनकी जमीन जाती है, जंगल छिन जाते हैं, पानी के स्रोत दूषित हो सकते हैं, और उनकी जो पारंपरिक जीवन शैली है वो खत्म हो जाती है। और जब बाढ़ या भूस्खलन जैसी कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर भी इन्हीं पर पड़ता है। राहत और पुनर्वास का काम भी अक्सर उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। तो संक्षेप में कहें तो जैसा कि इंडिया स्पेंड और आईसीसीए कंसोर्शियम के विश्लेषण भी बताते हैं, मुनाफा कुछ हाथों में सिमट जाता है, जबकि कीमत पूरा समाज और खासकर उसमें भी सबसे कमजोर तबका चुकाता है। ये तो सिर्फ अलग-अलग परियोजनाओं की बात नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। हमने देखा कि कैसे एसएएनडीपी जैसे विशेषज्ञ समूहों की चेतावनियों को, चाहे वो बांधों के ओवरफ्लो होने का खतरा हो, या नदी के बदलते बहाव का असर हो, या फिर पूरे बेसिन को तैयार रखने की जरूरत हो, लगातार नजरअंदाज किया गया। कई जगहों पर बांधों और नहरों का रखरखाव ठीक नहीं है। बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम या तो हैं ही नहीं, या फिर वो ठीक से काम नहीं करते, और पूरे नदी बेसिन के लिए कोई एक समन्वित योजना नजर नहीं आती। लेकिन पर्यावरण मंजूरी के लिए, पुनर्वास के लिए नियम कानून तो बने हुए हैं ना, फिर कमी कहाँ रह जाती है? कानून और दिशा निर्देश कागज पर तो मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली चुनौती उनके अमल में आती है, उनके कार्यान्वयन में आती है। बीएचआरसी और आईसीसीए कंसोर्टियम की रिपोर्टें और जमीनी हकीकत यही बताती हैं कि इन नियमों को लागू करने में अक्सर ढिलाई बरती जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का ठीक से मूल्यांकन नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
पुनर्वास के जो वादे किए जाते हैं वो आधे अधूरे रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने का जो दबाव होता है वो जोखिमों के सही प्रबंधन और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर हावी हो जाता है। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक लग रही है। क्या इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या हमारे स्रोत कुछ समाधान भी सुझाते हैं? हाँ, निराशा के बीच उम्मीद की किरणें भी हैं और समाधान के रास्ते भी सुझाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ फौरी और मध्यम अवधि के उपायों की जरूरत है। जैसे बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली हो जो स्थानीय भाषाओं में लोगों तक आसानी से पहुंचे, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाने की योजनाएं हों, निकासी योजनाएं, और पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल यानी शेल्टर हों। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और जैसा बस्तर में हुआ, जहां लोगों के दस्तावेज बह गए, तो राहत और मुआवजे को आधार कार्ड या भूमि रिकॉर्ड जैसे जो स्थायी रिकॉर्ड हैं, उनसे जोड़ना चाहिए, ताकि अगर किसी के दस्तावेज खो भी जाएं, तो भी उसे मदद मिल सके। ये बहुत अच्छा सुझाव है। और नीति के स्तर पर पॉलिसी लेवल पर क्या बड़े बदलाव जरूरी हैं? नीतिगत स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव जिसकी जरूरत महसूस होती है, वो है किसी भी बड़े खनन या बांध प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले संचयी प्रभाव मूल्यांकन यानी क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट (CIA) को अनिवार्य और प्रभावी बनाना। ये क्या होता है CIA? इसका मतलब है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट का असर नहीं देखा जाए, बल्कि उस पूरे इलाके में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या आने वाले हैं, उन सबका मिला जुला असर पानी पर क्या होगा, जंगल पर क्या होगा, जमीन धंसने का खतरा कितना बढ़ेगा, इन सबका ईमानदारी से आकलन हो और वो रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए पारदर्शी तरीके से। ये जरूरी है। इसके अलावा पुनर्वास और आजीविका की जो योजनाएं बनती हैं, वो सिर्फ कागजी ना हो, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी हों। सिर्फ पैसे का मुआवजा देना काफी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बल्कि जमीन के बदले जमीन मिले, लोगों की जो संस्कृति है, उनका जो हुनर है, उसके मुताबिक रोजगार के मौके दिए जाएं और इन वादों को पूरा करने के लिए एक अलग फंड की व्यवस्था हो, जिसे एस्क्रो फंड कहते हैं, जिस पर कानूनी निगरानी भी हो। अच्छा। झारखंड सरकार ने हाल में विस्थापन पर एक पैनल बनाने की बात कही है। इस तरह के कदमों को मजबूती से लागू करने और उन पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, जैसा कि TOI और SSRN के स्रोत भी इशारा करते हैं। ये तो हुए नीतिगत उपाय। क्या कुछ लंबी अवधि के समाधान भी नजर आते हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस? बिल्कुल। लंबी अवधि के लिए सबसे जरूरी है उन जंगलों और जमीनों को फिर से हरा भरा करना, उनकी सेहत सुधारना, जो खनन या दूसरी परियोजनाओं की वजह से बर्बाद हुए हैं। वो कैसे होगा? इसके लिए वाटरशेड मैनेजमेंट पे काम करना होगा, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे और जहां मुमकिन हो, जो पुरानी खदानों के गड्ढे हैं, उन्हें तालाब या वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि में बदलना होगा। ये सब बहुत जरूरी है, जैसा कि कार्बन कॉपी जैसे प्रकाशनों में भी इस पर चर्चा होती है। और साथ ही कंपनियों की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ESG यानी पर्यावरण, समाज और शासन की अच्छी बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा? असली निगरानी होनी चाहिए, लोगों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने का एक असरदार तंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र ऑडिट होने चाहिए, और अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, जिसमें आपराधिक जिम्मेदारी भी शामिल हो, जैसा कि BHRRC जैसे संगठन सुझाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो अलग-अलग स्रोतों पर आधारित थी, ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिसे हम अक्सर बड़े गर्व से विकास कहते हैं, उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ। पर्यावरण तबाह हो रहा है, संस्कृतियां उजड़ रही हैं और जो सबसे कमजोर लोग हैं वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ रहे हैं। हाँ, सारे स्रोत कमोबेश इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जंगल कटने, खनन बढ़ने और बड़े बांध बनने का सीधा रिश्ता सिर्फ विस्थापन से नहीं है, बल्कि बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के बढ़ते खतरे से भी है। और हाल की जो घटनाएं हैं वो इसी पैटर्न की पुष्टि करती हैं। इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अब आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि जब भी कोई बड़ी परियोजना बने तो उसमें स्थानीय लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी और पर्यावरण की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए, उसे प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल। जो विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसका सही रखरखाव हो, और अगर कहीं चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो, चाहे वो कंपनी की हो या सरकार की। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हम ये जो विकास कर रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है? क्या ऐसी तरक्की को तरक्की कहा जा सकता है जो इंसानी जिंदगी और कुदरत की उस बुनियाद को ही हिला दे जिस पर हम टिके हैं?
खासकर उन लोगों के लिए जिनकी भलाई के नाम पर ये सब किया जा रहा है। हाँ, शायद अब वक्त आ गया है कि हम तरक्की को, प्रगति को एक नए नजरिए से देखें। एक ऐसा नजरिया जिसमें इंसाफ हो और टिकाऊपन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, वो सबसे आगे हो। एक ऐसा सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और शायद इसी सोच से ही बदलाव का कोई रास्ता निकलेगा।